समाप्त हो गया था। तो प्राचीन भारत के इतिहास की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम लोग जो हैं 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, और उसमें जो है वैदिक काल पार्ट 2 हम लोगों ने किया। और इस पार्ट 2 में क्या क्या हम लोगों ने किया भाई? वैदिक काल की सामाजिक दशा जो था, फिर इसके साथ ही जो है वैदिक काल की जो है आर्थिक दशा और धार्मिक दशा को किया। इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया था? तो इसके बाद फिर हम लोगों ने जो है अंतर देखा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक काल के मध्य जो है समानता और अंतर के बिंदु क्या थे। तो कल एक हॉलिस्टिक वे में जो है वैदिक काल को बच्चों हम लोगों ने समाप्त किया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए जो है देखा जाएगा कि प्राक मौर्य काल क्या है। आज जो हम लोगों का यूनिट है, नया जो चैप्टर है, वो प्राक मौर्य काल है। प्राचीन भारत के इतिहास की श्रृंखला में आप लोगों ने क्या क्या विषय वस्तु देखा था? तो इसके अंतर्गत आप लोगों ने देखा था सबसे पहले जो है पाषाण काल था। पाषाण काल 3 भागों में बटा था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर इसके बाद जो है अगला यूनिट जो है वो ताम्रपाषाण काल है। फिर इसके बाद हम लोगों ने वैदिक काल देखा, और उसके बाद अभी जो देखेंगे वो प्राक मौर्य काल है। प्राक मौर्य काल है। ताम्रपाषाण काल में क्या है भाई? ताम्रपाषाण काल जब पत्थर के साथ साथ तांबे के औजार का प्रयोग होने लगा था तो ताम्रपाषाण काल था। ताम्रपाषाण काल जो है संस्कृति का उद्भव होता है, ग्रामीण संस्कृति रहता है, और पहली बार जो सभ्यता आता है, सॉरी बच्चों यहां पे सिंधु घाटी सभ्यता मिस हो गया हम लोगों का। तो पहली बार जो सभ्यता आता है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता किसका उदाहरण है? तो ये जो है प्रथम नगरीकरण का उदाहरण है। अगला जो है वैदिक काल है। वैदिक काल जो है 2 भागों में बटा हुआ है। एक जो है ऋग वैदिक काल है और दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल है। इसके बाद जो अभी हम लोग यूनिट शुरू करेंगे ये क्या है? तो ये प्राक मौर्य काल है। अब प्राचीन भारत बच्चों इतना आसान है, इतना लॉजिकल है, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण, कुछ ना कुछ घटना जो है आपको दिखेगा। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? प्रथम नगरीकरण है। वैदिक काल पुनः क्या हो जाता है? वैदिक काल पुनः जो है ग्रामीण संस्कृति हो जाता है। ग्रामीण संस्कृति हो जाता है। ऋग्वेद में जो कबीले हैं, कबीले कैसे हैं भाई? तो ये कबीले घुमंतु और जनजातीय हैं। इन कबीलों को क्या कहा जाता था? इन कबीलों को जन कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में क्या है? तो उत्तर वैदिक काल में आर्य जो है अस्थाई जीवन, और इस अस्थाई जीवन के साथ क्या होता है? अब जन जो है वो जनपद हो जाते हैं। जब तक आर्य घुमंतु जीवन जी रहे थे, कबीलाई जीवन जी रहे थे, जैसे कि आप पाषाण काल में भी आदि मानव को देखते हैं कि वो घुमंतु जीवन जी रहा था, तब तक कबीलों को जन कहा जा रहा है। जैसे ही अस्थाई जीवन जीना शुरू करते हैं, जन जनपद हो जाता है। अस्थाई जीवन क्यों जीना शुरू कर देते हैं बच्चों? आपको पता है अस्थाई जीवन क्यों जीना शुरू कर देते हैं? तो इस समय लोहे की खोज हो गया था। लोहे की खोज से उत्तर वैदिक काल में क्या है? उत्तर वैदिक काल में जो है कृषि लाभ का सौदा बन जाता है। कृषि जो है लाभ का सौदा बन जाता है। तो कृषि जब लाभ का सौदा हो जाता है, देखिए बेटा ना मुझे गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम चल रहे होंगे, कहा था परसों भी कहा था कि जनरल स्टडी है। डीप में आपको लग रहा होगा ये क्या, ये तो सब जनरल स्टडी नाम है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा। सिलेबस का नाम ये जीएस है, उसमें कोई लाग लपेट ना रहे, बहुत डीप डीप में मत घुसिए। आइए जो है तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है खेती लाभ का सौदा हो गया है, लाभ का सौदा हो गया इसलिए अस्थाई हो गए हैं। अब खेती लाभ का सौदा हो गया है तो उसमें क्या होता है,
प्राक मौर्य काल में, अब प्राक मौर्य काल पे आना, प्राक मौर्य काल में व्यापार और वाणिज्य की वृद्धि होती है। व्यापार और वाणिज्य की, इट लेड टू द स्टैग्नेंट लाइफ स्टाइल एंड द सरप्लस प्रोडक्शन इन द लेटर वैदिक फेज, इट लेड टू द लीडिंग कॉमर्शियल एक्टिविटी इन द प्री मौर्यन एज। अब जो व्यापार वाणिज्य की वृद्धि होती है, इससे क्या होता है, इस व्यापार वाणिज्य की वृद्धि से बच्चों जब व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा तो प्राक मौर्य काल में द्वितीय नगरीकरण होगा। और ये जो द्वितीय नगरीकरण है, ये इसी प्रथम नगरीकरण के बाद की घटना है। और इस द्वितीय नगरीकरण में अब क्या हो जाएगा, जनपद को व्यापार वाणिज्य के बढ़ने के कारण जो है महाजनपद कहा जाने लगेगा, महाजनपद कहा जाने लगेगा। और यहीं से आपके यूनिट की शुरुआत हो जाता है। जो पहला यूनिट है वो क्या है, वो जो है प्राक मौर्य काल में षोडश महाजनपद का उदय है। ये बेटा क्या है, ये हम लोगों का एक कॉन्सेप्चुअल कर सकते हैं, क्लैरिटी है। कॉन्सेप्ट अगर सही है तो प्राचीन भारत बहुत ही आसान है और सब कुछ आप देख रहे हैं लॉजिकल वे में चल रहा है। प्रथम नगरीकरण क्या है, यह स्पष्ट हो गया होगा। अभी जो यूनिट हम लोग करने जा रहे हैं प्राक मौर्य काल, ये द्वितीय नगरीकरण है। द्वितीय नगरीकरण का जो पहला मुद्दा है वो षोडश महाजनपद का उदय है। ये महाजनपद बच्चों की श्रेणियां का नाम है, तो उसे समझने के लिए ऋग्वैदिक काल में आना होगा। ऋग्वैदिक काल में आर्य, घुमंतु एवं जनजातीय लोग थे। कबीले को जन कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में अस्थायी जीवन, जन जो है अब जनपद हो जाता है। अब यही क्या है भाई, यही व्यापार वाणिज्य बढ़ते बढ़ते षोडश महाजनपद हो जाता है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग सिलेबस को शुरू करते हैं। आज का जो हम लोग का विषय वस्तु है वो क्या है, वह प्राक मौर्य काल है। वह प्राक मौर्य काल है, प्री मौर्यन एज है। प्राक मौर्य काल में क्या है भाई, तो प्राक मौर्य काल में षोडश महाजनपद का उदय है। राइज ऑफ 16 महाजनपद आज है। पहला मुद्दा हम लोग देखेंगे षोडश महाजनपद का उदय, फिर उसके बाद देखेंगे षोडश महाजनपद ही कर लेंगे हम लोग, फिर उसके बाद देखेंगे मगध महाजनपद का उदय जो है। अब मगध महाजनपद के उदय के बाद फिर अगला मुद्दा क्या देखेंगे, तो अगला मुद्दा देखेंगे मगध महाजनपद के जो हैं विविध राजवंश कौन है। तो यहां पर 3 राजवंश आप लोग को पढ़ना है। कौन कौन से बच्चों राजवंश पढ़ने हैं, तो हर्यक वंश है, हर्यक वंश है, शैशुनाग वंश है, शैशुनाग वंश है, और कौन सा है, हर्यक वंश, शैशुनाग वंश और नंद वंश है। चलिए भाई, तो इस तरीके से 3 वंश हो गए। आगे बढ़ते हैं, तो अगला मुद्दा क्या हो जाएगा, प्राक मौर्य काल में विदेशी आक्रमण जो है। प्राक मौर्य काल में जो विदेशी आक्रमण है, जो फॉरेन इन्वेजन है, वो विदेशी आक्रमण किस रूप में है भाई, तो ये विदेशी आक्रमण जो है ईरानी आक्रमण है, ईरानी आक्रमण है और यूनानी आक्रमण है। ईरानी आक्रमण डेरियस का होगा, यूनानी आक्रमण सिकंदर महान का नाम तो आप सुने ही होंगे। अंतिम मुद्दा बच्चों इस यूनिट का क्या हो जाएगा, तो अंतिम मुद्दा जो होगा प्राक मौर्य काल में गणतंत्रात्मक राज्यों का उदय। अब इस यूनिट में आप लोग को पढ़ना क्या है वो मैंने पूरा एक क्लियर कर दिया। इस यूनिट में बच्चों आप लोग को पढ़ना है षोडश महाजनपद, फिर जो है मगध महाजनपद का उदय। मगध महाजनपद के उदय में 3 राजवंश को पढ़ना है, हर्यक वंश, शैशुनाग वंश और नंद वंश। प्राक मौर्य काल में विदेशी आक्रमण देखना है, ईरानी आक्रमण है, यूनानी आक्रमण है। फिर जो है प्राक मौर्य काल में जो है गणतंत्रात्मक राज्यों का उदय देखना है। इतने सारे पहलू हम लोगों को जो है देखने हैं। आइए जो है तो पहला मुद्दा हम लोग उठाते हैं और देखते हैं भाई कि षोडश महाजनपद क्या है। षोडश महाजनपद, अब जो पहला प्रश्न पूछा जाता है इस षोडश महाजनपद में, पहला प्रश्न क्या पूछा जाता है कि जो 16 महाजनपद है इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहां पे मिलता है। तो षोडश महाजनपद का जो उल्लेख है बच्चों, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय में मिलता है, बौद्ध ग्रंथ
अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ जो है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र जो है, तो जैन ग्रंथ कौन है? भगवती सूत्र है। तो इन सारे पहलुओं पे बच्चों यही सब प्रश्न पूछते हैं, वो स्टेटमेंट बना करके पूछते हैं। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र की जगह पे कोई एक वाला बदल देंगे, विश्वास मानिए दिन में तारे जो हैं वो दिख जाएंगे। तो चलिए जो है देखते हैं। अब अगला मुद्दा हम लोग देखते हैं कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, यहां पे हम लोगों को षोडश महाजनपद का उल्लेख मिलता है। अब ये 16 महाजनपद हैं कौन से? 16 जो नगर उभरते हैं वो कौन से नगर हैं भाई? वो काशी, कौशल, कुरु, कंबोज। आसान सा ट्रिक है, अगर चाहें तो कर सकते हैं। क से 4 है, क से काशी है, कौशल है, कुरु है, कंबोज है। काशी, कौशल, कुरु, कंबोज। अ से 3 है, अंग, अवंती, अश्मक। काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, अंग, अवंती, अश्मक, मगध, मत्स्य, मल्ल। मगध, मत्स्य, मल्ल। अगला कौन है? वत्स, वज्जी, गांधार, पांचाल। गांधार, पांचाल, सुरसेन, चेदी। सुरसेन, चेदी। तो ये 16 महाजनपद हैं। काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, अंग, अवंती, अश्मक, मगध, मत्स्य, मल्ल, वत्स, वज्जी, गांधार, पांचाल, सुरसेन, चेदी। तो यहां तक तो आपको कोड ही मिल जाता है। क से 4, अ से 3, म से 3, व से 2। तो उसके बाद बस केवल 4 याद करना है। सही है। अब बच्चों प्रश्न क्या पूछेगा? 16 महाजनपद जो है इसकी राजधानी कहां पे है? तो अगर पीसीएस का प्रश्न कहा जाए तो पीसीएस का प्रश्न वो आपसे पूछेंगे कि 16 महाजनपद में कोई एक महाजनपद जैसे अवंती है, उसकी राजधानी कहां पे है? या 4 महाजनपद इधर दे दिया जाए, 4 महाजनपद इधर दे दिया जाए, उसे मैच करने के लिए दे दिया जाए। अब ये बच्चों पीसीएस टाइप का क्वेश्चन है। आईएएस में क्या पूछेंगे? तो आईएएस में बस वही दिमाग की बत्ती जल जाए। एक बच्चों कहा जाता है ना आईएएस का मतलब रटंत विद्या। आपको लगता होगा जितना रट्टा मार गए उतना आईएएस के नजदीक पहुंच गए। अब बच्चों जो आईएएस का पेपर है वो रटंत विद्या से कोसों दूर जा रहा है, कोसों दूर जा रहा है। प्रश्न वही पूछ रहे हैं लेकिन घुमा के पूछ रहे हैं, जहां पे दिमाग आपका जाता ही नहीं है। और इसी को तो कहते हैं भाई ना, जो दिखता है वो है नहीं और जो है वो दिखता नहीं। जो दिखता है वो है नहीं। प्रश्न वो क्या पूछ रहे हैं? तो प्रश्न वो इसी 16 महाजनपद में से पूछेंगे। प्रश्न पूछेंगे कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद हैं। अगला प्रश्न पूछेंगे निम्नलिखित में से किन महाजनपदों से महात्मा बुद्ध के जीवन का संबंध था, जीवन की घटनाओं का संबंध था। अगला प्रश्न पूछेंगे महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस महाजनपद, कुशीनगर तो सबको पता है, कुशीनगर किस महाजनपद की राजधानी है, वो ये जानना चाहते हैं। तो प्रश्न है महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस महाजनपद में हुआ था। तो बच्चों प्रश्न वही है। प्रश्न आईएएस का जब बनता है तो लेवल थोड़ा सा रटंत विद्या से काम नहीं चलेगा। वहां पे जो है लॉजिकल आपका आईक्यू होना चाहिए, लॉजिकल जो है आपकी स्मार्ट वे ऑफ स्टडी होना चाहिए। तो अगली बार वो पूछ सकते हैं कि राजस्थान में कितने महाजनपद हैं। हो सकता है पूछ दें कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद का संबंध उत्तर भारत से नहीं था। भांति भांति प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि 16 महाजनपद का एक चार्ट बना लीजिए। यहां पे हेडिंग दे दीजिए, यहां पे बच्चों हेडिंग दे दीजिए महाजनपद। यहां पे लिख लीजिए आधुनिक स्थल और यहां पे दे दीजिए राजधानी। राजधानी तो चलिए जो है आधुनिक स्थल और राजधानी। अब इसमें एक एक महाजनपद में बोलते जाऊंगा, आप उसे नोट करते जाइए। ऐसे करके बच्चों मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 करके बोलते जाऊंगा, फिर उसके सामने आधुनिक स्थल और फिर राजधानी। इसे लिख लीजिए। लिखिए काशी, पहला जो है काशी। आधुनिक स्थल क्या है? तो आधुनिक स्थल बनारस या वाराणसी कहते हैं। वरुणा और अस्सी नदी के संगम पर वाराणसी है, या इसका लोकप्रिय नाम बनारस है। राजधानी कहां पे था भाई? तो काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी है। वरुणा और अस्सी नदी का संगम का जो क्षेत्र है वही राजधानी है। अगला बच्चों लिखिए कौशल। अगला जो है कौशल, ये वर्तमान का कौन सा क्षेत्र है? तो अयोध्या, या पहले इसे फैजाबाद कहते थे। तो वर्तमान का अयोध्या या फैजाबाद क्षेत्र। दो राजधानियां थी, दो राजधानी साकेत और श्रावस्ती है। साकेत और श्रावस्ती है। जैसे भाई सिंधु घाटी सभ्यता की दो राजधानी है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो है, वैसे यहां भी है। अब अगला बच्चों कीजिए, अगला जो है कुरु है। कुरु है, कुरु में लिखिए आधुनिक स्थल जो है दिल्ली, मेरठ और पानीपत। कुरु में आधुनिक स्थल लिखिए दिल्ली, मेरठ और पानीपत। कुरु की राजधानी कीजिए, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है।
कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। अरे भाई, कौरव जो रहते हैं, दुर्योधन रहते हैं, कुरु के रहते हैं, इंद्रप्रस्थ राजधानी दिल्ली में आएंगे तो इंद्रप्रस्थ एक मेट्रो स्टेशन है। अगला कीजिए कंबोज। अगला बच्चों जो है काशी कौशल कुरु कंबोज। कंबोज आधुनिक स्थल कौन सा है? तो कश्मीर एवं पाकिस्तान का हजारा क्षेत्र। कंबोज जो है कश्मीर और पाकिस्तान का हजारा क्षेत्र है। आधुनिक स्थल में कश्मीर और पाकिस्तान का हजारा क्षेत्र। राजधानी कीजिए राजपुर या हाटक। राजधानी जो है राजपुर या हाटक है। अगला बच्चों करिए अंग है। अगला महाजनपद अंग महाजनपद है। आधुनिक स्थल कीजिए बिहार का भागलपुर एवं मुंगेर का क्षेत्र। बिहार का भागलपुर एवं मुंगेर का क्षेत्र। राजधानी चंपा है। राजधानी चंपा है। अगला बेटा जो है अगला जो है अवंती महाजनपद है। अवंती अवंती जो है आधुनिक स्थल में लिखिए मध्य एवं पश्चिम मालवा का क्षेत्र। मध्य एवं पश्चिम मालवा का क्षेत्र। अंग की राजधानी जो है अवंती मध्य एवं पश्चिम मालवा जो क्षेत्र है उसकी राजधानी, दो राजधानी है, उज्जैन और माहिष्मती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन है, दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती है। बाहुबली पिक्चर में बच्चों आपने इयम माहिष्मती साम्राज्य वो बैकग्राउंड सॉन्ग जो है सुने होंगे। तो माहिष्मती जो है उनकी दक्षिणी अवंती की राजधानी थी। अगला है बच्चों अश्मक। अश्मक अश्मक में लिखिए आधुनिक स्थल में दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद जो गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में स्थित था। एकमात्र महाजनपद जो गोदावरी नदी घाटी में स्थित था। राजधानी असम की राजधानी पोटन। अगला बच्चों मगध कर लीजिए। मगध लिखिए बिहार का पटना एवं गया जिला क्षेत्र। मगध बिहार का पटना एवं गया जिला क्षेत्र। राजधानी कीजिए गिरिव्रज अथवा राजगृह। गिरिव्रज अथवा राजगृह। नेक्स्ट जो है मत्स्य का आधुनिक स्थल कीजिए जयपुर राजस्थान। मत्स्य आधुनिक स्थल में कीजिए जयपुर राजस्थान। राजधानी कीजिए विराटनगर। राजधानी जो है विराटनगर। अगला बच्चों कीजिए मल्ल का जो है आधुनिक स्थल लिखिए उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला। मल्ल का जो आधुनिक स्थल है उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला। राजधानी कर लीजिए कुशीनगर और पावापुरी। राजधानी कुशीनगर और पावापुरी। अगला है बच्चों वत्स। विराटनगर राजस्थान में, बिल्कुल सही। अगला है बच्चों वत्स का आधुनिक स्थल कर लीजिए प्रयागराज और बांदा जिला। वत्स का आधुनिक स्थल प्रयागराज और बांदा जिला। राजधानी कर लीजिए कौशांबी। राजधानी जो है कौशांबी। अगला है बच्चों वज्जी। आधुनिक स्थल में कीजिए बिहार का मुजफ्फरपुर और दरभंगा क्षेत्र। बिहार का मुजफ्फरपुर और दरभंगा क्षेत्र। राजधानी में कर दीजिए वैशाली। राजधानी में जो है वैशाली है। नेक्स्ट है गांधार। अच्छा बेटा, आपका नाम वत्स है, राहुल वत्स है, शाबाश बेटा। अगला लिखिए, अगला जो है गांधार आधुनिक स्थल में कीजिए पाकिस्तान का पेशावर और रावलपिंडी का क्षेत्र। पाकिस्तान का पेशावर और रावलपिंडी का क्षेत्र। पेशावर और रावलपिंडी का क्षेत्र। राजधानी तक्षशिला है। राजधानी तक्षशिला है। अगला जो है पांचाल है। पांचाल उसमें लिखिए आधुनिक स्थल में उत्तर प्रदेश का बरेली बदायूं एवं फर्रुखाबाद क्षेत्र। बरेली बदायूं एवं फर्रुखाबाद क्षेत्र। दो राजधानी है बच्चों पांचाल का अहिछत्र एवं काम्पिल्य है। राजधानी जो है अहिछत्र, यहां मैं लिख दे रहा हूं अहिछत्र एवं काम्पिल्य है। अहिछत्र एवं काम्पिल्य। अगला बच्चों सूरसेन है। सूरसेन का आधुनिक स्थल लिखिए वर्तमान का ब्रज क्षेत्र।
ब्रैकेट में मथुरा का समीपवर्ती, वर्तमान का ब्रज क्षेत्र ब्रैकेट में मथुरा का समीपवर्ती क्षेत्र। राजधानी कर लीजिए मथुरा, सूरसेन की राजधानी मथुरा। अगला है बच्चों चेदी, लास्ट जो है चेदी का वर्तमान क्षेत्र करिए बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, चेदी का बुंदेलखंड क्षेत्र। चेदी की राजधानी बच्चों सुक्तिमती है, सुक्तिमती है। चलिए जो है तो ये 16 महाजनपद हो गया। अब एक प्रश्न हम लोग मेंस का करेंगे। मेंस का प्रश्न है बच्चों, फटाफट नोट कीजिए, लिखिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध महाजनपद के उदय के बहुविध कारकों पर चर्चा करें, चर्चा करें। What were the multidimensional regions for the rise of the Magad Mahajanpadaj in 600 BC? In 600 BC मगध महाजनपद के उदय के बहुविध कारणों पर चर्चा करना है। तो हाँ बेटा, राहुल जो है सैटरडे हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशन करते हैं और शुरू में ही करते हैं, तो ये सैटरडे तो निकल गया, या मैं देखता हूँ टॉपिक खत्म हो जाता है, समय बच जाता है, तो मैं कहूँगा डाउट क्लियर कर लीजिए। तो सैटरडे को आने के साथ ही आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि कहिए कि सर आज सैटरडे है और आज डाउट क्लियरिंग सेशन है। एक आध बार याद दिला देंगे है, धीरे धीरे डाउट का स्तर जो है, जो ये कुल 16 महाजनपद हैं, इन 16 महाजनपद में मगध का ही उदय क्यों हुआ? भाई और भी तो महाजनपद हैं, काशी का उदय हो जाना चाहिए था, कौशल का हो जाना चाहिए था, या अन्य 15 में किसी का हो जाना चाहिए था, मगध का ही उदय क्यों हुआ? और जो कहते हैं कि, और बेटा जो कहते हैं कि देखिए बेटा ने, ये जो PWOnly ये कंपनी है, ठीक है ना, क्या है? कंपनी है। यहां पे एक दो नहीं, यहां पे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। सर की फला वाला क्लास कब चलेगा, बात है, मैनेजमेंट को पता है कि हिस्ट्री के बाद कौन सा सेगमेंट, मदद ये कर दूंगा कि शुरू में बेटा जिनको ऐसा हो सकता है कि नहीं समझ में आ रहा हो, तो सुझाव है कि तुरंत IAS वाले उस पर मत चढ़िए, क्लास 6 बैठेंगे तो खत्म कर डालेंगे। उसके बाद क्लास में आपका धीरे धीरे जो बेटा चेक कहां कराना होगा, ये मेंस का आंसर इवैल्यूएट करके जो है अपलोड, आगे चल करके आपका मेंस का भी जैसे रहेगा उसमें मेंस भी रहेगा, क्योंकि प्राचीन और मध्यकाल जो है मेंस का। बच्चों ये बताइए क्या आप लोग का इकोनॉमिक्स की क्लास चल रहा है क्या? बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, चलिए आपके दिल के जज्बात हैं, हजारों की संख्या में बैच है, आप लोग बेटा कर रहे हैं। और अगला कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो जब इकोनॉमिक्स का चल रहा है तब क्यों है क्या? आई फील की एक ही बैच है, संकट जो है मेंटरशिप का मैंने वहां पे बता दिया, सकता नहीं समझ में आता हो किसी को, आपको अपने कमजोर पक्ष पता है, या ये तो मैं ही शुरू किया हूं। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि 16 महाजनपद में एक ही महाजनपद मगध का उदय क्यों हुआ? तो यही हम लोगों का प्रश्न भी है कि मगध महाजनपद के उदय के विविध कारकों पर चर्चा करना है। तो आइए देखते हैं क्या है मुद्दा। मुद्दा है मगध महाजनपद का उदय। तो मगध महाजनपद का जो उदय है, इसके कारण कौन से हैं? इसके कारण कौन से हैं? व्हाट वेर द रीजंस ऑफ द राइज ऑफ मगध महाजनपदा? तो पहला कारण कौन सा है भाई? पहला कारण जो है वो भौगोलिक कारक है। दूसरा जो कारक है वो कौन सा है? दूसरा कारक जो है राजनैतिक कारक है। तीसरा जो कारक है वो कौन सा कारक है? तो तीसरा कारक जो है सामाजिक कारक है। चौथा बच्चों जो कारक है वो कौन सा है? तो चौथा जो है आर्थिक कारक है। आर्थिक कारक है। पांचवा जो है वो कौन सा कारक है? तो पांचवा जो है धार्मिक सांस्कृतिक कारक है। और सबसे अंतिम में कौन सा कारक है भाई? तो सबसे अंत में जो है वैज्ञानिक तकनीकी कारक है, उसे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर कहेंगे। कि तकनीकी कारक कौन से हैं? तकनीकी कारक कौन से हैं? तो चलिए मगध महाजनपद के उदय के कारण, मगध महाजनपद के उदय के कारण में ये सारे जो हैं इसके विविध कारक हैं। अब आगे बढ़ते हैं और 1 बाय 1 करके जो है देखते हैं। 16 महाजनपद बच्चों काशी कोसल कुरु कंबोज अंगवंती अस्मक मगध मत्स्य मल्ल वत्स वज्जी गांधार पंचल सुरसेन यदि इतने महाजनपद में ये वर्तमान में कहां का क्षेत्र है, इसकी राजधानी कहां पे है, ये मैंने आपको करा दिया।
अब इसके बाद मसला उठता है कि इस महाजनपद में केवल मगध का ही उदय क्यों हुआ। तो मेंस का क्वेश्चन किसी एक ही पहलू पे आप नहीं लिखेंगे, इतने सारे भिन्न भिन्न डायमेंशन पे आप जो है आंसर को लिखेंगे। आइए पहला मुद्दा देख लेते हैं कि भौगोलिक कारक क्या है। भौगोलिक कारक कौन से हैं? तो जो भौगोलिक कारक है, कुछ भौगोलिक स्थिति थी जो मगध महाजनपद के उदय का कारण बनता है। तो मगध की दो राजधानी थी। मगध महाजनपद के जनपद की राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा, 5 पहाड़ियों से घिरा था। द कैपिटल ऑफ द मगध महाजनपद दैट वाज द राजगृह, इट वाज सराउंडेड बाय 5 हिल्स। 5 पहाड़ियों से अगर घिरा है तो क्या मसला है? मैदानी क्षेत्र पे बच्चों ना, सेना जो दुश्मन देश की सेना रहेगी वो दौड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ जाएगी। पहाड़ में औरंगजेब, भाई औरंगजेब कोई छोटा मोटा शासक थोड़ी था, औरंगजेब शहंशाही हिंदुस्तान था। औरंगजेब शहंशाही हिंदुस्तान था, आकर के कहां पे फंस जाता है? आकर के शिवाजी से, छत्रपति शिवाजी महाराज से फंस जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज बेटा पूरे महाराष्ट्र के भी शासक नहीं थे, एक छोटे से महाराष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्र के शासक रहते हैं, हालांकि बाद में उन्होंने भी विस्तार किया। शहंशाही हिंदुस्तान एक छोटे से शासक से क्यों फंस गए भाई? मतलब वहां पे क्यों उलझते चले गए और उस दलदल में फंसते चले गए? मराठवाड़ा क्षेत्र जो है वो पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र में शिवाजी महाराज ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति किया। गुरिल्ला युद्ध पद्धति में औरंगजेब की एक न चली और उसका पतन हो गया। तो 5 पहाड़ों से घिरा है, दुश्मन देश की सेना को पहाड़ों में आगे बढ़ने में दिक्कत होती है, इसलिए मगध महाजनपद सुरक्षित रहा और उसका उदय हो गया। अगला बच्चों क्या है? अगला जो है मगध महाजनपद की जो दूसरी राजधानी है, दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र है। राजधानी जो है पाटलिपुत्र कहां था? तो पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित था। गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित था। अब पाटलिपुत्र, इधर से गंगा आ रहा है, अमरकंटक जो मध्य प्रदेश की पहाड़ी है, ये सोन है, यहां पर पाटलिपुत्र संगम पर स्थित है। अब दुश्मन देश की बच्चों कोई भी सेना होगा तो दुश्मन देश की सेना को क्या करना होगा? सेना को पहले राजधानी पे कब्जा करने के लिए नदी पार करना होगा। जब तक किसी देश की राजधानी पे कब्जा नहीं होगा तब तक उसका पतन नहीं होगा। जब तक किसी देश की सेना का राजधानी पे कब्जा नहीं होगा तब तक उसका पतन नहीं होगा। तो ऐसे में क्या है? ऐसे में इनकी राजधानी ही तो अपराजय है भाई ना। राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के संगम पर है। नदी को अगर दुश्मन देश की सेना पार करेगी तो इस पार में कौन थे? इस पार में मगध की सेना थी, उसके पास तीर और धनुष थे। तीर में विष लगा हुआ था, पॉइजन लगा हुआ था। अगर नाव से पार करने की कोशिश करेंगे तो मगध की सेना के तीर उसे छलनी कर देंगे, और हल्का सा अगर शरीर को छूते हुए भी वो निकल गया तो तीर में विष है, अगर रक्त को छू गया, खून को छू गया तो मरना जो है वो तय है। अब बच्चों देखते हैं कि अगला मुद्दा कौन सा है। तो अगला मुद्दा जो है, मगध के जंगलों में क्या थे? मगध के जंगलों में लौह अयस्क के भंडार थे। देयर वॉज द आयरन ओर डिपॉजिट इन द फॉरेस्ट एरिया ऑफ मगधा। उस जमाने में सबसे ज्यादा बोलबाला किसका था? सबसे ज्यादा बोलबाला लोहे का था भाई। जिसके पास लोहा था उसके हर सैनिक के पास लोहे के बने हुए तलवार थे, लोहे के बने हुए ढाल थे, लोहे के बने हुए शिरस्त्राण थे, लोहे के बने हुए कवच थे। कहने का अर्थ बच्चों क्या है? तो कहने का अर्थ यह है कि अन्य महाजनपदों के पास लोहे के भंडार नहीं थे, इनके पास लोहे के भंडार थे। अन्य महाजनपद में बस सेनापति जो होते थे, हर सैनिक के पास लोहे का बना तलवार, ढाल, कवच ये सब नहीं था। मगध के सैनिकों के पास जो है ये सारी सुविधाएं रहती हैं, इसलिए उनका उदय हो गया। अगला बच्चों क्या है? अगला जो है भौगोलिक कारण मगध महाजनपद के उदय का क्या है? तो मगध के जंगल में हाथी थे। मगध के जंगलों में हाथी थे। आप बच्चों आईएएस अधिकारी बनेंगे तो 2 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। उस जमाने में जो जंगल से हाथी होते थे उनको पकड़ के लाया जाता था, उसको 2 साल तक अथक परिश्रम से ट्रेनिंग दिया जाता था। ट्रेनिंग कैसे दिया जाता था? तो हाथी पहले के जमाने में युद्ध में बड़ी ही निर्णायक भूमिका निभाते थे। दुश्मन देश के सैनिकों को कुचल देना। अगर हाथी भाई 1000 किलो का एक प्राणी अगर अपना पैर किसी सैनिक के ऊपर रख दे, सीने पे रख दे, तो पिचुल्ला निकल जाएगा। ऐसे में क्या करता था? वो एक टांग पे पैर रखता था, दूसरे टांग को अपने सूंड से पकड़ता था, दुश्मन देश के सैनिक को बीचों बीच चीर देता था। यह सब ट्रेनिंग उसे क्यों दी जाती थी? कि दुश्मन देश की सेना में भय की लहर फैल जाए और बिना युद्ध लड़े वो भाग जाएं या युद्ध में समर्पण कर दें। उस जमाने में जिसके पास जितना हाथी हो बेटा वो उतना शक्तिशाली माना जाता था। मगध के जंगल में क्या थे? मगध के जंगल में हाथी थे।
अरे सबको तो छोड़िए बच्चों, जो जिसे सिकंदर महान कहा जाता है, सिकंदर महान जब अपने देश से चला, पूरे दुनिया को विश्व विजेता कहा जाता है, पूरी दुनिया को जीतते हुए जब वो भारत में आया, उसका पाला किससे पड़ा? उसका पाला पोरस के हाथियों से पड़ा। पोरस के हाथी क्या किए? पोरस के हाथी जो हैं सिकंदर की सेना को चीरना शुरू किए। सिकंदर की सेना में भय फैलना शुरू हुआ। देखते ही देखते सिकंदर का विश्व विजेता बनने का सपना चकनाचूर होने लगा। विश्व विजेता बनने का सपना जो चकनाचूर होने लगा, तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में जो है मुकद्दर को कुछ दूसरा मंजूर रहता है, वो कहानी आगे बताऊंगा। तो जिसके पास जितने हाथी वो उतना शक्तिशाली। मगध के जंगल में क्या है? मगध के जंगल में हाथी थे। आइए बच्चों, तो ये क्या हो गया? ये भौगोलिक कारण हो गया। मगध महाजनपद के उदय का जो है भौगोलिक कारक हो गया। अगला हम लोग कहां पे बढ़ते हैं? तो अगला जो है राजनैतिक कारक है। राजनैतिक कारक है। जो राजनैतिक कारक है ये क्या है भाई? व्हाट वेर द पॉलिटिकल रीजंस फॉर द राइज ऑफ मगध महाजनपदा? मगध महाजनपद के उदय का राजनैतिक कारण, मगध महाजनपद में शक्तिशाली राजवंशों की एक श्रृंखला थी। अरे किसी भी वंश में बेटा दो चार काबिल अगर राजा पैदा हो जाएं, मौर्य साम्राज्य में कौन था? मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य थे, सम्राट अशोक थे, दो काबिल पैदा हुए, महान मौर्य साम्राज्य कहते हैं। मगध महाजनपद के उदय में राजाओं को तो छोड़िए, शक्तिशाली राजवंशों की श्रृंखला है। कौन है भाई? तो शक्तिशाली राजवंशों की श्रृंखला में एक तरफ इधर जो है हर्यक वंश है, अगली जो है हर्यक वंश के बाद जो है शैशुनाग वंश है, अगला जो है हर्यक वंश शैशुनाग वंश, अगला जो है नंद वंश है। तो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दीज माइटी डायनेस्टी, दिस वाज द रीजन ऑफ द राइज ऑफ मगध महाजनपदा। अन्य महाजनपद में यह संयोग नहीं बन पाया भाई, शक्तिशाली राजवंशों की श्रृंखला हो, अन्य का उदय नहीं हुआ, मगध का उदय हो गया। अगला बच्चों क्या देखते हैं? अगला जो है प्रशासनिक कारण देखते हैं। प्रशासनिक कारण या प्रशासनिक हम लोगों ने नहीं दिया ना, सामाजिक पे आ जाते हैं। सामाजिक कारक। तो मगध क्षेत्र का प्रशासन क्या था? प्रशासन गतिशील था। और समाज कैसा था? तो और समाज प्रगतिशील था। वो बच्चों 3 इडियट मूवी देखें? 3 इडियट मूवी में एक तो रणछोड़दास झांझड़ रहते हैं, दूसरा कोई एक रस्तोगी या क्या नाम रहता है, जो 3 दोस्त रहते हैं उनके क्या नाम रहते हैं? एक का नाम राजू रहता है शायद, किसी को नाम पता बताइए। तो मिला जुला के क्या है? मिला जुला करके जो है प्रगतिशील दृष्टिकोण कहते हैं। कि प्रगतिशील दृष्टिकोण क्या है? एक जो रहता है उसकी जो है उसमें क्या होता है, फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा जो है वो मन लगा रहता है। राजू और फरहान को, जिसने मैं बेटा नाम नहीं देख पाया, बिल्कुल सही। एक जो है रणछोड़दास झांझड़ रहते हैं, दूसरा राजू रहता है, तीसरा फरहान रहता है। वो जो फरहान रहता है, फरहान का इंटरेस्ट कहां पे था? फरहान का इंटरेस्ट फोटोग्राफी में था। उसको लगता है पापा जो है अपने सर्विस पे लोन लिए हुए हैं, बड़ा उनका सपना है कि बेटा इंजीनियर बने, और वो कह नहीं पाता अपने दिल की बात की, असल में उसे दिल में फोटोग्राफी है। राजू रहते हैं तो राजू के पिताजी बहुत गरीब रहते हैं, और राजू क्या बहुत झूठ बोलते थे या साइड ड्रिंक करते थे। बाद में जब कॉलेज कैंपस होता है तो कॉलेज कैंपस में बोलते हैं, कहते हैं भाई कि वो कहता है ना कि मैं आपको जॉब नहीं दे सकता हूँ क्योंकि आप बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। वो अपना बायोडेटा का उसे बंद करते हैं और कहते हैं सर बहुत कुछ गवा करके, पैर टूट गया रहता है, कूद गए थे शायद जो है, तो कहते हैं बहुत कुछ गवा करके मैंने ये एटीट्यूड पाया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना सीखा है, आप अपनी नौकरी अपने पास रखिए। और असल में बच्चों क्या है प्रगतिशील दृष्टिकोण किसे कहते हैं? प्रोग्रेसिव आइडियाज किसे कहते हैं? आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्या जरूरत है इतना पैसा पढ़ाई लिखाई में खर्च करने का? जितना पढ़ाई में खर्चा हो रहा है उतना में आपके बगल का कोई आपका दोस्त होगा जिसको पढ़ाई वढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं है, वो अपने बाबूजी से कहा होगा कि एक तो 150 सीसी का पल्सर खरीद दीजिए, और बिना किसी मतलब का कहां जाना है उसको पता नहीं है, दिन भर पल्सर घूम रही है, वो भी घूम रहा है। एक बच्चों आपके मम्मी पापा हैं, एक आप लोग हैं, और एक आपके पड़ोसी का जो वो बिगड़ा हुआ बच्चा जिसे पढ़ाई लिखाई से कुछ लेना देना नहीं है, वो है उसके घर वाले हैं। आपके मम्मी पापा ने तमाम ख्वाहिशों को त्याग करके कि नहीं बेटा मेरा आगे बढ़ जाएगा तो हमारी हर ख्वाहिश, हमारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी, वो शुरू से आपके पढ़ाई पे खर्च कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके घर का और आपका दृष्टिकोण प्रगतिशील है। वो जो पल्सर लेकर के दिन भर घूम रहा होगा, बुलेट लेकर के दिन भर घूम रहा होगा, उसके घर का दृष्टिकोण रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव मतलब कि रूढ़िवादी है, या उसे रूढ़िवादी ना करके कोई दूसरा वर्ड कहना होगा।
आपके मम्मी पापा और आप बेटा क्या बदल रहे हैं, आप एक पीढ़ी को बदल, आप खुद बदल रहे हैं, मतलब एक पीढ़ी बदल रही है। कल बन जाइए आईएएस भाई, देखिए जो है आपके गांव में ही नहीं आपके क्षेत्र में हल्ला मचेगा, फलाने का लड़का उनका पोता जो है कलेक्टर साहब बन गया। तो इसे ही कहते हैं कि प्रगतिशील दृष्टिकोण क्या है, वो दूर की सोच रहे हैं, दूर की सोच रहे हैं। मतलब आज लड़का मेरा पढ़ेगा लिखेगा, भले थोड़ा कम खाएंगे थोड़ा कम पहनेंगे, अपने बेटे को पढ़ाएंगे अपने बेटी को पढ़ाएंगे, कल वो सफल हो जाएगा, सब सफल हो जाएगा। बस बच्चों मुद्दा उतना ही है कि मगध का समाज प्रगतिशील था। इसी को समझाने के लिए इतना सारा उदाहरण जो है राजू फरहान और रंचो का, आपके पड़ोसी का, आपके पढ़ाई का मैंने दे डाला। तो कहने का बच्चों मतलब यह है प्रगतिशील मतलब दूर का देखना जो है। मगध की जनता, द कॉमन सिटीजन ऑफ द मगध महाजनपद, दे वेर द वेरी मच प्रोग्रेसिव, दैट्स व्हाई दे वेर सपोर्टिंग टू द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ दियर किंग इन द मगधा रीजन। समाज प्रगतिशील है, वो राजा जो युद्ध जीत रहा है उस युद्ध को इनका जो समाज है वो समर्थन दे रहा है। किस लिए समर्थन दे रहा है कि राजा नए नए क्षेत्रों को जीतेगा, नए नए क्षेत्रों को जीत करके नए नए भौतिक संसाधनों की स्रोतों की प्राप्ति करेगा। जब उसे नए भौतिक संसाधन की प्राप्ति होगी, राज्य का आय बढ़ेगा, तो कर की, दूर की क्या सोचे थे, कर की दर जो है वो कम होगा। और कर की दर जब कम होगा तो इससे फायदा किसको है, इससे मगध की जनता को फायदा है। समाज प्रगतिशील है, समाज राजा के साम्राज्य विस्तारवाद को समर्थन दे रहा है। जब राजा और प्रजा बेटा दोनों मिल गए तो उसी से क्या होता है, उसी से मगध महाजनपद का उदय होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं कि अगला जो कारण क्या है। तो अगला जो कारण है वो जो है आर्थिक कारण है। अगला कारण जो है आर्थिक कारण है। आर्थिक कारण क्या था भाई मगध महाजनपद के उदय का जो है आर्थिक कारण क्या है? तो आर्थिक कारण मगध का किसान वर्ग समृद्ध था। किसान वर्ग समृद्ध था, समृद्ध था। द पीजेंट्री क्लास ऑफ द मगधा रीजन, इट वाज प्रॉस्परस, दे वेर प्रॉस्परस इन देयर स्टेटस। क्यों भाई समृद्ध था? क्योंकि मगध गंगा वाला क्षेत्र है। गंगा में भी बिहार में बच्चों बाढ़ आती है, नदियां जो है निचले क्षेत्र में ही बाढ़ आता है, वहां पे नदियां सिल्ट छोड़ती हैं। भूगोल में आप खादर भूमि और बांगर भूमि के बारे में सुनेंगे। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है वो खादर भूमि है। ये खादर भूमि की बिहार में अधिकता होता है। जमीन उससे इतनी उपजाऊ होती है कि उसे कहते हैं मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। किसके देश की धरती? असल मायनों में षोडश महाजनपद में मगध की धरती। तो उससे क्या है, उससे किसान वर्ग समृद्ध है। इसी के साथ साथ बच्चों जो है मगध का जो है व्यापारी वर्ग भी क्या था? व्यापारी वर्ग भी समृद्ध था। मगध का व्यापारी वर्ग समृद्ध था। व्यापारी गतिविधियों में उसे फायदा हो रहा था और जब वो भी समृद्ध था, ये दोनों क्या थे? ये दोनों जो हैं अपने अपने व्यापार की सुरक्षा के लिए राजा को सहज रूप से कर देते थे। अब बच्चों किसान वर्ग समृद्ध है तो उसे अपने उपज का एक हिस्सा देने में कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा अगर हमारे खेती किसानी की सुरक्षा रखेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो वो क्या कर रहा है? वो कर दे रहा है। अगला बच्चों क्या है? व्यापारी वर्ग भी समृद्ध है, व्यापारी गतिविधियां समृद्ध है, तो व्यापारी वर्ग भी राजा को कर दे रहा है। और इस तरीके से क्या है? इस तरीके से आर्थिक कारण इसमें क्या है बच्चों? तो इस तरीके से जब मगध के हर वर्ग कर दे रहे हैं तो राजा का राजकोष समृद्ध था। जब राजा का राजकोष समृद्ध था तो भारी सेना रखने में वो सक्षम था। भाई सारा खेल तो वही है ना, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। अब बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये कौन सी कहावत है भाई? तो राजकोष समृद्ध था। इससे क्या होता है? इससे जो है मगध के शासक एक विशाल सेना रखने में सक्षम थे। एक विशाल सेना रखने में सक्षम थे। क्यों? क्योंकि राजकोष जो है समृद्ध है और इसी से क्या है? इसी से जो है जो विशाल सेना रखने में सक्षम थे, इसी से क्या होता है? मगध महाजनपद का उदय होता है। तो ये आर्थिक कारण भी हो गया भाई। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि धार्मिक सांस्कृतिक कारण कौन से हैं मगध महाजनपद के उदय में जो है। धार्मिक सांस्कृतिक कारक कौन से हैं? तो जो धार्मिक सांस्कृतिक कारक हैं, धर्म का बच्चों बड़ा प्रभाव है। धर्म चाहे तो आबाद कर दे, धर्म चाहे तो बर्बाद कर दे। सबसे बड़ा उदाहरण यूरोप का इतिहास है। धर्म ने जब यूरोप को बर्बाद किया तो ऐसा वैसा बर्बाद नहीं किया, 500 सालों तक बर्बाद किया। उन 500 सालों को यूरोप के इतिहास का अंधकार युग कहते हैं। धर्म जब यूरोप को बर्बाद कर रहा था तो यूरोप का जो प्रगतिशील वर्ग था उसे लगता है कि हमारी बर्बादी
के पीछे कोई और नहीं, हमारी बर्बादी के पीछे हमारे धर्म का आडंबर है, हमारे धर्म का अंधविश्वास है। वो बच्चों कहावत है ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। तो प्रगतिशील वर्ग को समझ में आता है कि हमें बर्बाद करने में हमारा धर्म ही जिम्मेदार है। कौन सा धर्म? ईसाई धर्म जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि पादरी वर्ग जो है, पोप का तांडव चल रहा था। वो ईसा मसीह की आवाज हुए थे कि हम जो कह रहे हैं, हम पोप कुछ नहीं कर रहे हैं, असल में ये ईसा मसीह का साक्षात वचन है। कहावत सुने हैं बच्चों, कीचड़ में ही कमल खिलता है। वैसे ही 500 सालों के अंधकार युग से यूरोप का जो प्रगतिशील वर्ग था वो आजीज आ चुका था, तंग आ चुका था। अब वो कहते हैं कि हम धर्म को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे बिना उसे तर्क की कसौटी पर कसे। कहते हैं धर्म के उन्हीं बात को मानेंगे जो हमारा तार्किक दृष्टिकोण कहेगा कि हाँ सही है तो सही है, अगर तर्क की कसौटी पे वो बात सही नहीं उतरती है तो भाड़ में जाए धर्म। इस घटना को बच्चों, विश्व इतिहास जब आप लोग पढ़ेंगे तो इस घटना को पुनर्जागरण कहते हैं। पुनर्जागरण हुआ था। जब पुनर्जागरण हुआ तो उसी के साथ साथ यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन चला। उसी के साथ साथ यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन चला। तो धर्म बेटा किसी को आबाद कर दे, धर्म किसी को बर्बाद कर दे। मगध वालों को आबाद कर दिया। कैसे बच्चों आबाद कर दिया? यही जो प्राक मौर्य काल है, ये कब से कब तक? वैदिक काल 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल में ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल समाप्त हुआ तो 600 ईसा पूर्व से प्राक मौर्य काल शुरू हो गया। 600 ईसा पूर्व बच्चों, इसी समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध और जैन धर्म का उदय हो गया। बौद्ध और जैन धर्म का उदय कहां की धरती पर हुआ? बिहार की धरती पर हुआ, मगध की धरती पर हुआ। तो सबसे ज्यादा बौद्ध और जैन धर्म को लोकप्रियता कहां मिला? इसी मगध की भूमि पे सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिला। अब बच्चों ये बौद्ध और जैन धर्म था क्या? क्यों इतना लोकप्रिय हो गया? उत्तर वैदिक काल में, कल धर्म में मैंने बताया था ना कि पुरोहित वर्ग की भूमिका उत्तर वैदिक काल में बढ़ गया था। कर्मकांड की भूमिका उत्तर वैदिक काल में बढ़ गया था। पशु बलि करवा रहे थे वैदिक धर्म में, उत्तर वैदिक काल में पशु बलि हो रहा है। धर्म के तमाम आडंबर बढ़ गए हैं। उन्हीं का विरोध कौन कर रहा है? उन्हीं का विरोध बौद्ध और जैन धर्म वाले कर रहे हैं। तो इस तरीके से है। तो वही चीज है, धार्मिक सांस्कृतिक कारण में क्या है? मगध क्षेत्र में धार्मिक आडंबर की जगह प्रगतिशील बौद्ध और जैन धर्म लोकप्रिय था। और यही प्रगतिशील बौद्ध और जैन धर्म वहां के लोगों के अंदर तार्किक दृष्टिकोण का संचय किया। और वही तार्किक दृष्टिकोण जो रहता है सामाजिक रूप से उन्हें दूरदर्शी बनाता है। और इन सबका बच्चों निष्कर्ष यह रहता है कि राजा के साम्राज्य विस्तारवाद को समर्थन दे रहे हैं। और मगध महाजनपद 15 में से सब में उदय हो जाता है। अब अंतिम बच्चों उदय का कारण क्या है? तो अंतिम कारण जो है तकनीकी कारण है। कौन सा कारण है? तकनीकी कारण है। तकनीकी कारण में क्या है? तो मगध की सेना के पास उस जमाने की या उस समय की सबसे आधुनिकतम सैन्य तकनीकी था। जैसे कि उदाहरण के लिए रथ मूसल और महाशिला कंटक। अगर बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध जो था, विश्व युद्ध चल रहा था, 5 साल बीत गया, कोई करवट ले ही नहीं रहा था। थैंक्स टू एटम बम, परमाणु बम का बेटा धन्यवाद दीजिए। बम कभी कभी कुछ अच्छा भी कर सकता है। तो वो क्या अच्छा कर सकता है? हिरोशिमा और नागासाकी को तो परमाणु बम ने बर्बाद किया, लेकिन उसका एक अलग पहलू क्या है कि इस 2 विभीषिका ने इतने बड़े पैमाने पर जापान और दुनिया के अंदर भय का संचार किया। जब सबको समझ में आ गया कि इस बम का जो है कोई भी प्रतिवाद, कोई भी प्रत्युत्तर नहीं है, विश्व युद्ध देखते ही देखते समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हो गया? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था, तकनीकी उन्नयन था। अमेरिका के पास युद्ध की ऐसी तकनीकी आई, किसी के पास नहीं था, सब सरेंडर हो गए। उस जमाने में बच्चों जैसे परमाणु बम है, वैसे उस जमाने की सबसे लेटेस्ट वॉरफेयर टेक्नोलॉजी रथ मूसल और महाशिला कंटक किसके पास था? मगध की सेना के पास था। बाहुबली मूवी तो देखे ही होंगे, शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जो बाहुबली ना देखा हो। बाहुबली मूवी में बच्चों देखे होंगे जो भल्लाल देव के रथ पर एक गदा रहता है। वो गदा क्या रहता है? उसमें लोहे की एक चेन होती है, वो मारते हैं गदा खींच के, वो दूर से जाता है, मार के चला आता है। तो ऐसे में क्या है? ऐसे में जो है वह कौन सा यंत्र था? वह यंत्र रथ पे बैठ के मूसल, मतलब गदा, रथ पे बैठ के गदा को मारना, रथ मूसल। महाशिला कंटक जो महेंद्र बाहुबली रहते हैं, जब उस जनजातियों से युद्ध होता है तो एक लोहे का देखे होंगे यंत्र रहता है, उसमें बड़े बड़े पत्थर रहते हैं। वो लोहे का यंत्र उस पत्थर को फेंकता है। वो बच्चों क्या है? वो महा मतलब बड़ा, शिला मतलब पत्थर, बड़े पत्थर को फेंकने वाला यंत्र है, महाशिला कंटक है।
चलिए बेटा, तो ये मगध महाजनपद के उदय का कारण हो गया। बड़े देर से हम लोग इस पर चर्चा किए। मगध महाजनपद के उदय के कारण पर कोई डाउट है तो फटाफट पूछिए। अगर बेटा डाउट नहीं है तो नोट्स की डिमांड आ रही है, मगध महाजनपद के उदय का नोट्स बना लिया जाए। कोई डाउट है बेटा तो पूछ सकते हैं। हाँ बेटा, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दिया। यूपीएससी स्टूडेंट्स आपस में लड़ते नहीं हैं, लेकिन अभी यूपीएससी के काबिल बेटा अगर नहीं लिखेंगे ना तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं छूट जाएंगी। तो मेरा सुझाव है कि आप लोग को नोट्स लिखना चाहिए। अगर नहीं लिखेंगे तो अच्छी बात है। मैंने कई बार ये बात कह डाला कि पिछला का जो पिछला बैच था वो नोट्स एक मत से आ गए कि सर हमें नहीं बनाना है। जब एक मत से आ गए तो मैं बनवाया ही नहीं, प्राचीन और मध्यकाल दोनों में नहीं बनवाया। ये जो है यही वाला अपना रुझान बनाए रखिएगा। धीरे धीरे जब मुझे आभास हो जाएगा कि सही में 2-4-10 को छोड़ करके नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो कुछ दिनों के बाद मैं बनवाना छोड़ दूंगा। देखिए ये है भाई काशवीस हैं करिए कि नहीं सर। भल्लाल देव वाला सीन देखिएगा, मार करके फिर चला आता था। मगध महाजनपद में ऐसा गधा आ गया था, वही रोथमुसल है। चलिए बेटा जो है, चलिए बेटा देखता हूं ना पोल वाला सिस्टम क्या है। एक मिनट बेटा जो है मैं देखता हूं पोल का सिस्टम क्या है। हाँ बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है तो पोल जो है रेडी है। अब पोल आप लोग कीजिए और बताइए मुझे जो है कितने % लोग नोट्स बनाना चाहते हैं और कितने % लोग नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं। तो फटाफट जो है बताइए जो है। इसमें बेटा फीचर है, अभी तक मैंने यूज नहीं किया था, तो ये पोल का फीचर जो है फटाफट मुझे बताइए जो है कि कितने % बच्चे जो है वो बनाना चाह रहे हैं और कितने % बच्चे जो है नहीं बनाना चाहते हैं। चलिए अच्छा, मैं इसके बारे में बाद में और विस्तार से समझूंगा। और आई फिर जो है स्टार्ट पोल ये करना है। अब बताइए जो है फटाफट जो है ए मुझे ए जो है बनाने वाले, बी जो है नहीं बनाने वाले जो है। तो अब मैं स्टॉप कर रहा हूं इसे और देखता हूं जो है रिजल्ट क्या है। अभी बेटा ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा है कि ये कैसे फंक्शन करता है, लेकिन चलिए कुल मिला जुला करके जो है 53% जो है वो बनाना चाहते हैं और जो है 43 या कुछ % थे जो नहीं बनाना चाहते हैं। मैंने यही कहा था बेटा ना, कितने बनाना चाहते हैं कितने नहीं बनाना, जो क्या है अंततः जो है अंततः हाँ पर वो किए हैं भौगोलिक कारक। लिखिए मगध महाजनपद की 2 राजधानियां क्रमशः, मगध महाजनपद की 2 राजधानियां क्रमशः राजगृह एवं पाटलिपुत्र थी। मगध महाजनपद की 2 राजधानियां क्रमशः राजगृह एवं पाटलिपुत्र थी। राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा था। राजगृह कल भी कर दूंगा, ठीक है घबराइए मत, मतलब नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा। राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा था, जिसके कारण दुश्मन देश के लिए जिसके कारण दुश्मन देश के लिए यह राजधानी लगभग अभेद्य था। इसी प्रकार पाटलिपुत्र के गंगा एवं सोन नदी के संगम पर स्थित होने के कारण यह नगर एक जल दुर्ग के समान था। नेक्स्ट, प्राचीन काल में यह नगर एक जल दुर्ग के समान था। अगला पॉइंट बच्चों, प्राचीन काल में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता था। प्राचीन काल में युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता था और मगध के जंगलों में भारी मात्रा में हाथियों की उपलब्धता थी। नेक्स्ट पॉइंट है, समकालीन युद्धों में लोहे के बने अस्त्र शस्त्र एक निर्णायक भूमिका निभाते थे। तथा मगध के जंगलों में बड़ी मात्रा में
लौह अयस्क के भंडार थे। मगध के जंगलों में बड़ी मात्रा में लौह अयस्क के भंडार थे। और इस प्रकार मगध के लगभग, और इस प्रकार, हाँ ठीक है बेटा, जिस दिन ज्यादा नहीं बनवाने वाले होंगे उस दिन नहीं बनवाऊंगा। और इस प्रकार मगध के हर सैनिक अच्छी गुणवत्ता से बने, मगध के हर सैनिक अच्छी गुणवत्ता से बने लोहे के सैन्य साजो सामान से, अच्छी गुणवत्ता से बने लोहे के सैन्य साजो सामान से सुसज्जित थे, लोहे के सैन्य साजो सामान से सुसज्जित थे। अगला हेडिंग दे दीजिए बच्चों, राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण लिखिए, शक्तिशाली राजवंशों की श्रृंखला, शक्तिशाली राजवंशों की श्रृंखला जिसके अंतर्गत मगध महाजनपद में हर्यक वंश, जिसके अंतर्गत मगध महाजनपद में हर्यक वंश, शैशुनाग वंश और नंद वंश के शक्तिशाली शासकों ने मगध के साम्राज्य विस्तारवाद को बढ़ावा दिया। के शक्तिशाली शासकों ने मगध के साम्राज्य विस्तारवाद को बढ़ावा दिया। मगध के साम्राज्य विस्तारवाद को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण देखिए, मगध महाजनपद के लोग कहां से लिखवा रहे हैं बेटा? ये जो पिछले साल का मैंने बैच पढ़ाया है, आप ही लोगों जैसा जो बैच पढ़ाया है, उसी का जो नोट्स है उसी से लिखवा रहे हैं। लिखिए, मगध महाजनपद के लोग प्रशासनिक रूप से गतिशील थे, एवं सामाजिक रूप से प्रगतिशील थे। नेक्स्ट बच्चों हेडिंग दे दीजिए, आर्थिक कारक। लिखिए, मगध साम्राज्य का किसान वर्ग समृद्ध था तथा वह अपने राजा को कर देने में समर्थ था। नेक्स्ट बच्चों, आर्थिक कारण में अगला, कृषि क्षेत्र में अधिशेष उत्पादन के कारण व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिल रहा था, जिससे मगध का व्यापारी वर्ग भी समृद्ध था। नेक्स्ट, इस प्रकार किसान और व्यापारियों के कर देने से मगध के शासकों का शाही राजकोष भी समृद्ध था, जिससे ये शासक एक बृहद सेना का निर्माण करने में समर्थ हुए। अगला हेडिंग दे दीजिए, धार्मिक कारक। देखिए, मगध क्षेत्र के लोगों द्वारा प्रगतिशील बौद्ध एवं जैन धर्म को अपनाया गया। मगध क्षेत्र के लोगों के द्वारा प्रगतिशील बौद्ध एवं जैन धर्म को अपनाया गया तथा इस महाजनपद के लोग अंधविश्वास से दूर रहकर तार्किक दृष्टिकोण को अपनाया। अगला बच्चों हेडिंग दे दीजिए, तकनीकी कारक। लिखिए, युद्ध क्षेत्र में मगध महाजनपद अन्य महाजनपदों की तुलना में तकनीकी रूप से अत्यधिक श्रेष्ठ था। और इनके पास रथ मूसल और महाशिलाकंटक जैसी अत्याधुनिक तकनीकी थी। और इस प्रकार यह तकनीकी युद्ध में एक निर्णायक
एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया, एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया। चलिए बच्चों, जो है तो आज की क्लास को हम लोग औपचारिक रूप से यहीं पे समाप्त करते हैं।